हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देख लिया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कौन कौन से कंडीशंस पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की हमने देख लिया था जो कि क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे वो कार्बोकेटाइन हो। तो आज हम उसी एप्लीकेशन का एक और पार्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो, जैसे मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो, ये जो डबल बॉन्ड बना होगा इसको मैं ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन ऐसे लिखूं, ये p ऑर्बिटल रहा होगा बच्चे, ये कार्बन कार्बन, ये p ऑर्बिटल, ये, और इससे क्या जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है जिससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े, और इसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो बच्चे यहाँ पाई बॉन्ड कैसे बनता है हमें पता है, पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, इसको ऐसे कर लो, इरेज करके ऐसे ही कर लो। तो देखो, पाई बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है जब भी p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में इंटरेक्शन होता है। p ऑर्बिटल कैसे बनता है, सॉरी, पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ p orbitals, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से p ऑर्बिटल बनता है। तो बच्चे एक बात यहाँ ये भी तो हो सकती है कि यहाँ भी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ, ये पूरा एक कॉन्जुगेशन, एक तरीके का कॉन्जुगेशन सिस्टम भी तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो ये भी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो यहाँ एक तरीके का डीलोकलाइजेशन भी तो पॉसिबल है। किसमें, जब हम बात कर रहे थे एल्कीन में। समझ में आया इस बात को, ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ का जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये पेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनेगा बच्चे, तो मतलब कि अगर इसको मैं ऐसे करूं, CH H, तो बच्चे ये हाइड्रोजन अपना इसको दे दे इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इस ये कार्बन चार बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं, तो होगा क्या बच्चे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, तो यहाँ बचा क्या, H, और ये H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ बचा डबल बॉन्ड CH। अब ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, तो ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई होगी, तो ये बना हो गया CH2 माइनस। तो एक तरीके से अब देखा जाए, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्कीन में भी क्या होता है, एल्कीन में भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में हो सकता है। इतनी बात समझ में, ये थी कहानी की कैसे एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेट करता है। इतनी बात समझ में। अब हम बात करने जाते हैं स्टेबिलिटी की, कौन सी एल्कीन कितनी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम होगी। पहली बात, हमेशा याद रखना, जितनी भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं, जितनी भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती, वो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होंगी, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स से ज्यादा स्टेबल होती है। इतनी बात समझ में, ऐसा क्यों, देखो कॉन्जुगेशन जहां प्रेजेंट होगा, मतलब कि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा क्या करेगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो सॉरी, अगर मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, तो एनर्जी घट जाएगी, एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड में एनर्जी, सॉरी, क्या होता है बच्चे, कॉन्जुगेटेड में डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा होती है।
अगर कभी कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड में तो समझ में आ गया, अगर नॉन कॉन्जुगेटेड का ही एग्जांपल दिया गया है तब आप कैसे बताओगे, या कई कॉन्जुगेटेड एल्कीन आपको दी है बच्चे, जब कॉन्जुगेटेड की ही बात हो जाएगी, कई एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्कीन भी आपको बताना होगा कि कौन ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जहां अल्फा हाइड्रोजन की बात आती है वहीं पे क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कई सारी नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो गई, अगर उसकी स्टेबिलिटी बताना तब भी हम क्या डिसाइड करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से हम उसको डिसाइड करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से ही डिसाइड होगी चीजें। ठीक, तो इतना समझ में है। अब देखना कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड में तो समझ में आ गया कि भैया कहीं भी अगर एक कॉन्जुगेटेड एग्जांपल दिया है और एक नॉन कॉन्जुगेटेड एग्जांपल दिया है तब हमेशा याद रखना क्या होगा, तब हमेशा कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा होगी। तो एक केस फर्स्ट डालना, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है, ये है CH3। केस फर्स्ट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड की, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स की। ठीक, एक है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों एल्कीन में आपको बताना है बच्चे, इन दोनों एल्कीन में आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। पहले तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, दोनों में क्या डबल बॉन्ड सिंगल, फिर उसके बाद कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस तो नहीं है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स थे। इन दोनों में आपको क्या बताना है बच्चे, इन दोनों में आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो हुआ क्या रहा होगा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसका पी ऑर्बिटल, ये कार्बन, इसका पी ऑर्बिटल और दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये केस इसका था। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये पाई बॉन्ड बना रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। तो क्योंकि अलोंग किस कार्बन और हाइड्रोजन किसके अलोंग बने हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बना है, तो सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल होता है, तो ये रोटेट करके ये एक बार इधर जा सकता है, तो यहां से भी यहां से भी डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ जब ये वाला बॉन्ड ऊपर चलाएगा तो यहां से भी डिलोकलाइजेशन पॉसिबल। और जैसा मैंने बताया है कि जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, कितने बच्चे, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। यहाँ पे चेक कर लो, कार्बन एल्कीन के बगल वाला कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं बच्चे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन, ये भी एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से बगल वाला कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। अब दोनों अल्फा कार्बन के पास चेक करो आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3, इसके पास 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन का डीलोकलाइजेशन होगा। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेगा तो एनर्जी का क्या होगा, डिक्रीज होगी, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, दैट्स वाई स्टेबिलिटी। तो इनसे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां पे भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, इसके पहले जो हमने देखा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमने देखा था कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। तो सेम रूल यहां पे भी लगेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बच्चे इस लाइन को आप समझ लो, चाहे तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टार लगाना हो लगा लो, क्योंकि इनसे बहुत ही चीजें सिंपल और क्लियर होने वाली है, इनसे चीजें बहुत ही सिंपल और क्लियर होने वाली। कि केस पहला था नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन की बात कर रहे थे, केस दूसरा डालना, जब अल्फा हाइड्रोजन ही सेम हो जाएगा, सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, तब बच्चे क्या होगा, केस दूसरा हेडिंग डालना, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन विल सेम, बिकम सेम।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे? ये है CH3, देखो ये है कंपाउंड ए, ये है बी, ये है सी। आपको इनमें बताना है कि कौन ए बी सी और ए बी सी एल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। बच्चे अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो देखो ये एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन से बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से बगल ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे यहाँ से कोई अल्फा कार्बन नहीं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब टोटल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, तीन तीन छह, तीन छह अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तीन तीन छह, यहाँ पे भी छह अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ काउंट करो तीन तीन छह, यहाँ पे भी छह अल्फा। जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तब बच्चे क्या करते, क्या आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको CH2H करूं, क्या करूं, CH2H करूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहता क्या है कि ये हाइड्रोजन यहां आता होगा और ये डबल बॉन्ड टूट के यहां आता होगा, तो यहां चार्ज कौन सा आएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात करो यहाँ की, इसको CH2H लिख देता हूं मैं। ये अल्फा हाइड्रोजन जब इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी ए और बी की हम बात करते हैं, ठीक। ए और बी में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बच्चे याद रखना, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने क्या बताया था, ये है CH3 CH2 CH3 CH3 नेगेटिव CH3 C नेगेटिव H है नेगेटिव। देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं, कार्बे एनायन बोलते हैं, कार्बे एनायन। तो बच्चे यहाँ पे अभी जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से हम ये देख रहे थे कि ये रो ऐसे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है। अगर किसी के पास भैया गरीबी है और तुम गरीबी उसको दोगे तो वो और अनस्टेबल होगा। तो एग्जैक्टली ये, क्योंकि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या ना तो नेगेटिव। वो हमेशा चाहता है कि कोई भी एटम हो वो हमेशा चाहेगा कि हम हमेशा न्यूट्रल रहना पसंद ज्यादा करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ऑलरेडी, तो और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप लग गए तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे तीन ग्रुप लग गए तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा है। इस वजह से प्राइमरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होती है सेकेंडरी टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है। ये किसकी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये बातें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं और इनकी थोड़ी डिटेल में स्टडी हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे थोड़ा सा जो काम की बातें होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ और इतना बता देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन के माइग्रेशन से यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन आता है डीलोकलाइज होके, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ आता है। बच्चे ये कौन सा कार्बन है, चेक करो, ये एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से, तो ये जो बनेगा वो बनेगा क्या, सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन एनायन। जब बच्चे यहाँ पे ये माइग्रेशन हो रहा था, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है और कोई कार्बन से नहीं जुड़ा। ये क्या है, ये है प्राइमरी कार्बन आयन। अब बताओ, आप खुद बताओ, प्राइमरी कार्बन आयन बनना चाहेगा कि सेकेंडरी कार्बन आयन बनना चाहेगा? स्टेबल ज्यादा कौन होता है, प्राइमरी कार्बन आयन। तो इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन होगी, जो प्राइमरी कार्बन आयन को बना रही होगी। दैट्स व्हाई जो बी होता है वो ए से तो ज्यादा स्टेबल होता है। एक बात तो हमने सीख ली, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक। बी और सी से भी ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे यहां आप देख लो, ये CH2 और H करो, यहां पे अगर ये इधर आया तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां भी, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, सेकेंडरी कार्बन है। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो बी होगा वो ए और सी से तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ए और सी में कैसे कंपैरिजन करें, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा। अब आ गई दिक्कत,
अब आ गई दिक्कत। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए होता क्या है, याद रखना, जब भी दो ग्रुप लगे हों, जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे दो आर ग्रुप लगा है बच्चे, ठीक, और ये हाइड्रोजन, जब ये दोनों एक साइड हो, आर आर ऊपर हो या तो आर आर नीचे हो, मतलब कि ऐसे लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आर। याद रखना जब भी आर आर ग्रुप जो हो एक साइड हो, उसको हम बोलते हैं बच्चे सिस। सिस आइसोमर मैंने आपको किसमें पढ़ा रखा है, स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको सिस ट्रांस बता रखा है, तो ये सिस होता है। और बच्चे जब ये आर ग्रुप अपोजिट साइड लगते हैं, आर सी डबल बॉन्ड सी, ये आर हो जाता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा ऊपर इसको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सिस तो आपको समझ में आ गया होगा, सिस। अब देखना, जब ये आर ग्रुप अपोजिट लगते हैं, जैसे ये आर सी डबल बॉन्ड सी, ये आर, मतलब आर और जो आर है वो दोनों आपस में 180 डिग्री पे लगे होंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रांस। और याद रखना एक बात को, कि जो ट्रांस आइसोमर होता है वो सिस से ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद ए होगा। तो यहां पे एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे हमने अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा डीलोकलाइजेशन करा के देखा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज बोले तो कार्बन आयन बन रहा था, यहां पे भी कार्बन आयन बन रहा था, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा था, यहां पे सेकेंड डिग्री, यहां पे भी 2 डिग्री कार्बन। तो हमें पता है जैसा कि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन आयन, तो बी तो ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इन दोनों में हमने कैसे डिसाइड किया, हमें पता है कि ट्रांस मॉलिक्यूल जो होता है वो सिस मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से यहां पे हमने क्या देखा कि हमने ट्रांस जो है वो सिस से ज्यादा स्टेबल है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। अब कोई केस में हेडिंग नहीं डलवाऊंगा मैं, अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ऑर्गेनिक याद रखना प्रैक्टिस का ही खेल है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, आप खुद से ट्राई करके देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, ये है एक क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको याद आ गया, मुझे लिख दे रहा हूं। एक एल्किन ये है, 1 2 3 4 5, हाँ एक एल्किन ये है और एक एल्किन, हाँ एक एल्किन ये है, एक एल्किन ये है। और अच्छा, इन्हीं दोनों में अभी आप बताओ ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। यहाँ क्या है ये बच्चे, जब यहाँ पे कोई ये कार्बन है, ये हमेशा याद रखना ये कार्बन होता है। देखो, जब कार्बन है, कार्बन पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना है, तो 3 यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो इसके बगल में यही सिर्फ अल्फा क्या था, अल्फा कार्बन था, और अल्फा कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना है, तो एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई बी इज ग्रेटर देन ए। बी की जो स्टेबिलिटी है वो ए से ज्यादा स्टेबल है। अब कुछ एक और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है मैंने लिख रखा है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन लिखते रहिएगा और बताना है आपको इसमें स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है आपको इसमें। ये बच्चे ए है, ये बी है, और ये है, ये सी है, ये डी है। इन 4 एल्कीन में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन चारों एल्कीन में आपको डिसाइड करना है कि स्टेबल कौन ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। बच्चे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एल्कीन से डायरेक्टली अटैच है।
यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो ये अल्फा कार्बन, और कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, और इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो 1 अल्फा कार्बन, एक इधर 3 अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 3 6, 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये एक ये, 3 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 8, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, सी के बाद बच्चे डी, डी के बाद ए के बाद बी। तो इस तरीके से एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स देखना है। एक ही तरीके के क्वेश्चंस को ही थोड़ी ना सॉल्व करते रहना, हमें और तरीके को भी क्वेश्चन को देखना है ताकि हमसे दिक्कत ना हो, कि जब भी हमें कंपटीशन में अगर आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो समझने में कि ये नया क्वेश्चन क्यों दिख रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। ये है बच्चे, इसको बोलता हूं मैं ए, और इसको बोलता हूं मैं, एक और इसमें था, ये एक और शायद है, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी में आपको ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम है। चुपचाप से हम क्या करेंगे बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं बार बार नहीं सिखाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया। अब एक अल्फा कार्बन, ये 3 3 2 5, 5 2 7, यहां पे काउंट करो तो 2 2 4 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे काउंट करो तो एक दो ही अल्फा कार्बन है, और दोनों अल्फा कार्बन के पास एक यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनमें स्टेबिलिटी कौन ज्यादा होना चाहिए? देखो, बी और सी में दोनों तो कॉमन एक ही चीज लिखा है, इसको मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, इसको यहाँ नीचे लगा दिया, दोनों स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक ही है, चाहे तो इसको आप ऐसे कर लो, ठीक, ये ऐसे कर लो। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक, सबसे ज्यादा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? सी बी ए डी, सी बी ए डी। आपको समझ में आना चाहिए ये इस बात को। ठीक, इसको मैं क्या करता हूं? इरेज करता हूं। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती? गलतियां, क्योंकि वो एक रूल समझ के याद करते हैं, वो कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं देखते हैं। उनको रूल बता दिया जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बच्चे मैं यहां कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, एक अल्फा कार्बन यहां है, एक इधर है, एक अल्फा कार्बन इधर है, 3 अल्फा कार्बन है, तीनों के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सही है। अब हो क्या सकता है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, बोलो। हाँ, आ सकते हैं। यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकते हैं। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ए, इसको मार्क कर रहा हूँ बी, इसको मार्क कर रहा हूँ सी। तो जब एक हाइड्रोजन आया होगा तब क्या बन रहा होगा? एक का जब ये यहाँ आया होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको बनाना है ये CH3, ये ठीक। जब वहीं पे बी का हाइड्रोजन इधर आएगा तब क्या बनेगा? बी का हाइड्रोजन आया होगा तो ये बना होगा। सी का हाइड्रोजन आया होगा तो क्या बनेगा?
हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप इन तीनों में आपको बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेबिलिटी कौन से एल्कीन की ज्यादा होनी चाहिए। एक तरीके से देखा जाए हमने रिवर्स ऑप्शन लिया है, मतलब पहले मैंने कार्बोकेटाइन दे दिए, कार्बोकेटाइन से आपको एल्कीन बनवाई है। अब एल्कीन में आप इन तीनों एल्कीन में आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। पहली एल्कीन तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 3 3 2 5 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहां से 2 यहां से 2 यहां से, यहां काउंट करो तो 3 3 2 5 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां से भी यहां काउंट करो तो दो, एक ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्कीन ए थी, ये बी है, ये सी। बच्चे ए इक्वल टू बी हो जाएगा और ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ए और बी जो एल्कीन है वो दोनों पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों क्या है, सेम चीज है। वो एक दूसरा एक चीज देखोगे तो एक तरीके से ये दोनों सेम ही चीज लिखा गया है, इस वजह से A इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी। ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जब भी हमें कार्बोकेटाइन दे रहा हो और वहां पे हम देख रहे हो कि अल्फा मतलब कि वहां पे क्या है, एल्कीन बनने का चांस है, तो एल्कीन बना के हम देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट ही हम ये बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा क्या आपसे कंपटीशन में कि ये दे देगा अब बोलेगा कि इससे जो एल्कीन बन रही है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अगर यही 4 ऑप्शन दे दूं मैं इस तरीके के एक और एल्कीन बना के कि कौन सी एल्कीन, तो इसमें आपसे 2 कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि यहाँ पे एक तरीके का आपको एल्कीन पहले बनाना पड़ेगा, एल्कीन के बाद आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट को आप सोचोगे तब जाके आप बता पाओगे। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चंस करते, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। सॉरी बच्चे, क्वेश्चंस प्यारा सा है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चंस लिखते रहिएगा पहले। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। यहाँ पे दिवाली का टाइम चल रहा है और यहाँ पे बाहर लोग, बहुत से लोग हैं जो पॉल्यूशन को समझ नहीं रहे हैं और पटाखों को बजा रहे हैं, जबकि इस दिवाली हमने डिसाइड किया था, हम सब ने डिसाइड किया है कि इस दिवाली पे हम पटाखे को नहीं बजाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यहाँ पे बच्चों से क्या होती है, गलतियां हो जाती हैं। अब एल्कीन में मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या काउंट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ काउंट करो तो ये भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ काउंट करो तो एक ही अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, 4 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ काउंट करो तो एक ये है, एक ये, और तीनों 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। मैं तब तक पानी पी लेता हूं, आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, पटाखों की आवाज आ रही है, तो उस पे हम ना ध्यान देके हम अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो देखो सबसे ज्यादा ये वाला 7 वाला तो ज्यादा होगा, 7 वाला अल्फा हाइड्रोजन जिसमें वो तो ज्यादा होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा एल्कीन जो, इसको मान लो सी, ये डी, ये बी, ये ए, सबसे ज्यादा एल्कीन स्टेबल सी, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगी डी। अब ए और बी में देखो दोनों 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो होगा क्या, अब देखना। सबसे पहली बात जो मैंने स्टार्ट की थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड में कौन ज्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेटेड। बच्चे ये नॉन कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, दैट्स व्हाई सी के बाद ए, ए के बाद बी।
ये सही है। ए और सी में देखो दोनों कॉन्जुगेटेड थे, जब कॉन्जुगेटेड हो गए तो हमने किससे देखा 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बात आपको समझ में। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्वेश्चन आप कहीं से भी कर लो, आपसे गलती नहीं होगी। कोई सा भी पेपर उठा लो, कहीं से कोई बुक उठा लो, आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। हेडिंग डालिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या हेडिंग है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रिलेशन है, ये अब समझना है हमें। हेडिंग क्या है बच्चे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हेडिंग डालिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये है हमारी हेडिंग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं, जैसा अगर मान लो ये कोई एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं हाइड्रोजन से। किससे करा रहा हूं? कोई भी एल्कीन है, अगर उसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं? हाइड्रोजन से करा रहा हूं। ठीक, तो क्या होगा आपको ये समझना है। तो देखना होता क्या है, जब भी कोई एल्कीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूटता है। किसमें टूटता है? सिग्मा बॉन्ड में टूटता है। और एक्चुअल में बनता क्या, मैं आपको बता दूं, CH3 बनता है। और यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, समथिंग निकल या पैलेडियम, इस तरीके का कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूं कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में, पाई पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में ब्रेक होता है, याद रखिएगा पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी से कम होती है। तो याद रखिएगा कम वाला एनर्जी ज्यादा वाले में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बच्चे? रिलीज होती है। और एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो वीक से स्ट्रांग बनने में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उसी एनर्जी को बोलते हैं, जब भी किसी एल्कीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं जो एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इतनी बात आपको समझ में है। अगर आपको किसमें, आपके स्कूल में आ गया कि व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन एन एल्कीन इज रिएक्ट विथ, when an alkene is react with hydrogen in the presence of निकेल और पैलेडियम to form an alkene form होता है। और the liberated energy is called as heat of hydrogenation। तो डेफिनेशन से हमें यहां नहीं मतलब है, क्योंकि हम कंपटीशन के तरफ भी देख रहे हैं। डेफिनेशन तो हम अपने आप लिख लेंगे। तो ये था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब। इतना समझ में आया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। देखो अब समझना आपको यह है, जितनी ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन होगी, अच्छा देखो, जो स्टेबल होता है, स्टेबल एल्कीन क्यों, स्टेबल एल्कीन जो होती है उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चे? कम होती है। बच्चे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जितनी भी स्टेबल एल्कीन होती है उनकी एनर्जी कम होती है। वैसे भी एक चीज मैंने आपको जो रिलेशन बताया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी। ठीक, जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। जैसा कि हमने रेजोनेंस में, याद है जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा रहा था तो मैंने वहां आपको एक्सिस बना के दिखाया था कि जो मॉलिक्यूल जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होती है। वही मॉलिक्यूल रियल में एग्जिस्ट करता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल ये एल्कीन होगा उसकी एनर्जी उतना ज्यादा होगी। उतना ज्यादा एनर्जी अगर वो सिग्मा बॉन्ड, ज्यादा एनर्जी वाला अगर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा पाई बॉन्ड की एनर्जी है, ये पाई बॉन्ड किस में टूट रहा है? सिग्मा बॉन्ड में। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी जितना ज्यादा होगी उतना ही एनर्जी लिबरेट करेगा वो। तो लिबरेट करेगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि
मैक्सिमम एनर्जी विल liberate when alkene have, क्या लिख सकते हैं, when alkene have मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी एल्कीन की तब होगी जो एल्कीन जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतना ज्यादा होती है। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना अनस्टेबल एल्कीन। तो यहां पे हम एक बात लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखना इस बात को, बहुत। तो मैं आपको बता रहा था, क्या मैं आपको बता रहा था कि याद रखिएगा, जितनी ज्यादा, ऐसे कह सकते हो आप इस बात को, कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ेगी उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, stability of alkene increase directly proportional to 1 upon heat of hydrogenation। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, देखो, अगर स्टेबल एल्कीन है तो वो ऑलरेडी किसमें है, एनर्जी उसकी कम है। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाएगी। तो उसी वजह से अगर कोई एल्कीन कम एनर्जी में है, वो ज्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं कर पाएगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई ये बात आपको? इसी पे अब थोड़े से हम क्या कर लेते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते। अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना आ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बच्चे ऑर्डर आता है, आपके कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें आपको कंपटीशन सीधा दे देगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन के इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप अपने से तब तक क्वेश्चन लिखिए और तुरंत ही उसको सोचने की कोशिश करिए कि किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। ये ऐसे, ठीक, ये बच्चे ए है, ये है, ऐसे गया बॉन्ड, ये ऐसे आता है, ये बच्चे बी है। आप क्वेश्चन को लिखते रहिएगा क्योंकि उसके बाद तुरंत आपको ही क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। ये सी है, डी क्या है, डी ये। तो ए बी सी डी में आपको बच्चे बताना क्या है कि इन चारों कंपाउंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बताया, जिस हम क्या करेंगे, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब भी हमें पूछे तो हम याद रखना, हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लेंगे। जो जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा उसी का रिवर्स ऑर्डर हम लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो बच्चे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये ए है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये अल्फा कार्बन है, तीसरा ये, तीन, तीन दो पांच, पांच तीन आठ अल्फा हाइड्रोजन बच्चे यहां पे हैं। यहां पे काउंट करो तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तीन, तीन तीन छह, छह तीन नौ, नौ, और यहां पे एक, ये 10 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हैं। यहां पे काउंट करो तो एक ही अल्फा कार्बन है और एक ही ये अल्फा कार्बन, दो ही अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करो तो एक ही अल्फा कार्बन है, बोले तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लगाना हो तो बच्चे, तो हम क्या लगाते हैं, सबसे ज्यादा बी, बी के बाद 10 के बाद, बी के बाद ए के बाद क्या लगाते हैं, सी और डी। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर। किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। लेकिन हमें निकालना क्या है बच्चे, हमें निकालना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स, सबसे ज्यादा डी, डी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लेंगे और ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बच्चे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनमें आपको क्या बताना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा।
ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो देखो बच्चे, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके का केस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। सबसे लीस्ट तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल ऑर्डर लगा। स्टेबिलिटी की अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जब यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन आयन बनता है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ले तो उनको भी आ जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, बनेगा। तो देखो होगा क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्राइमरी सबसे ज्यादा, तो सी के बाद बी और डी में कौन होगा? डी, ड्यू टू ट्रांस, फिर बी, फिर ए। ये थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर था बच्चे। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा ए बी डी सी। ये ऑर्डर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH मैं इसको लिखता हूं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना बच्चे। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ पे चेक करो तो 2 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन थे। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो उतना ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा। इस वजह से इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे ज्यादा होता है। और ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से ये लेस क्या करेगी? लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगी। अगर देखो समझना, होता क्या है कि ये एल्कीन स्टेबल, अगर ऑलरेडी एल्कीन स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या रही होगी बच्चे? कम रही होगी। एनर्जी कम रही होगी तभी तो वो स्टेबल है। एनर्जी कम वालों को अगर रिलीज वो ज्यादा करेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एनर्जी कम है। इस वजह से इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे ज्यादा है। इन दोनों में कंपैरिजन करो तो बच्चे यहाँ कितने अल्फा कार्बन? ये 1 2 3 4, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे थे। यहाँ चेक करो तो 2 2 4 ही अल्फा हाइड्रोजन थे। 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल ज्यादा है। अनस्टेबल जितना होगा, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? एनर्जी उसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होगी तो वो लिबरेट भी ज्यादा करेगी। इनमें बात करो तो देखो एक ही ये वाला ही अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अल्फा। यहाँ बात करो तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा। तो यहाँ तक हमने देख ली थी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, अच्छे से समझ ली। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की भी बात कर ली। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हीट ऑफ कॉम्बिनेशन। इस वीडियो को मैं ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं, अगले वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।